Hello my dear students, welcome to today's session. This is Achal, your SST teacher, and we are taking up SST for class 7. This is chapter number 9 of history, that is flowering of regional culture. Regional culture के बारे में हम जानेंगे medieval period के. So in this chapter mainly we will be talking about the language and literature, regional languages and literature, पेंटिंग डिफरेंट रीजन्स में किस टाइप की पेंटिंग्स मशहूर थी, एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट रीजनल म्यूजिक एंड डांस. सो लेट्स सी हियर चिल्ड्रन, दीज आर टू आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडियन स्टेट्स. ये दो इंडियन स्टेट्स हैं डिफरेंट, उनके ये दो आर्ट फॉर्म्स हैं. कैन यू आइडेंटिफाई देम एंड नेम द आर्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम विच स्टेट दिस आर्ट बिलोंग्स. सो दिस यू सी हियर, पीपल आर dancing. This couple is dancing with dandiya sticks in their hand. So this is the name of the art is Dandiya Ras, and this is prevalent in the state of Gujarat. And here you see this is Manipuri dance, right? Manipuri dance from the state of Manipur. Now during the medieval period, many regional languages and various forms of literature, music, painting and dance developed in India. So medieval period में बहुत सारी regional languages, right, और different forms of literature उभर कर आए, music, painting and dance India में develop हुए. Many of these are still practiced today, और इनमें से बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आज भी practice की जा रही हैं. So let's first talk about the language and literature that were prevalent in the medieval period. Yeah, so अर्ली मिडीवल पीरियड की बात कर रहे हैं इन दी नॉर्थ इंडिया. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस पीरियड वाज द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, राइट. जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इस अर्ली मिडीवल टाइम का वो था ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस. डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस उभर कर आई. दीज वर नोन एज दी अपभ्रंश लैंग्वेजेस, दैट इज द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द कॉमन पीपल. यानी ये वो लैंग्वेजेस थी जो आम लोग बोला करते थे. The Marathi, Gujarati and Bengali were the most common regional languages spoken by the common people. और सबसे ज़्यादा commonly used languages कौन सी थी? Marathi, Gujarati and Bengali. The Bhakti saints and folk singers contributed a lot to the development of these languages. जो भक्ति saints थे और जो folk singers थे, folk singers कौन से होते हैं? जो traditional songs गाते आए हैं, right? So ये जो singers थे और भक्ति saints थे, उनका बहुत बड़ा contribution रहा towards the development of these regional languages. Literature witnessed tremendous progress under the Rajput rulers. Rajput rulers के अंदर literature ने भी बहुत progress किया. Some of the Rajput rulers showed keen interest in literature. कुछ राजपूत rulers जो थे उनका literature में उन्होंने काफ़ी interest दिखाया. King Munja and Bhoj were great writers. The most important work in Sanskrit was Katha Saritasagara, and it was a collection of stories, right? So जो King Munja थे और भोज थे वो खुद भी बहुत अच्छे राइटर्स थे. एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क संस्कृत का है वो है कथा सरिता सागर, एंड दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ का एक कलेक्शन है. Among historical works, कल्हाना's राजतरंगिनी is important. अगर हम historical works की बात करें तो कल्हाना का लिखा हुआ राजतरंगिनी is very important. It is the history of Kashmir and its rulers. राजतरंगिनी में कश्मीर और उसके रूलर्स की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है. जयदेव composed a beautiful poem on the love of Krishna and Radha. और जयदेव ने कृष्णा और राधा के प्रेम के ऊपर एक बहुत ही सुंदर पोम कंपोज की थी. इट इज़ कॉल्ड गीत गोविंदा, और उसे गीत गोविंदा कहा जाता है. बायोग्राफीज ऑफ किंग्स वर ऑल्सो रिटन. किंग्स की लाइफ के बारे में पूरी डिटेल्स लिखी गई, राइट. बिल्हानाज विक्रमन का विक्रमांका देवा चरिता इज़ अ गुड एग्जाम्पल, एंड चांदरबरदाई रोट पृथ्वीराज रासो इन राजस्थान. सो दीज आर बायोग्राफीज ऑफ दीज रूलर्स. उज्जैन वॉज अ रिनाउंड सेंटर ऑफ लर्निंग, और उज्जैन जो था वो एक सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में उभर कर आया, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन साउथ इंडिया. मिडीवल पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, अर्ली मिडीवल पीरियड. सो इन साउथ इंडिया रीजनल लैंग्वेजेस फ्लरिश्ड मेनली ड्यू टू टू रीजन्स. Firstly, it was royal patronage and wide use by the Bhakti saints of these regions. So यहाँ पे जो regional languages develop हुई उनके क्या दो main reasons थे. एक तो उनको rulers का support था. Royal patronage means royal support था उनके पास,
एंड ये जो भक्ति सेंट्स थे, वाइड यूज बाय द भक्ति सेंट्स ऑफ दीज रीजन्स, जो भक्ति सेंट्स थे वो इन रीजनल लैंग्वेजेस का काफ़ी अच्छा यूज़ करते थे, काफ़ी यूज़ किया करते थे, तो ये लैंग्वेजेस काफ़ी उभर कर आई, डेवलप हुई. तमिल फॉर एग्जाम्पल वर पेट्रोनाइज्ड बाय द चोलास who used it in their inscriptions along with Sanskrit. So तमिल चोला पीरियड के टाइम के उनके रूलर्स ने उसको बहुत सपोर्ट किया और अपने इंस्क्रिप्शंस में इसको यूज़ किया तमिल को along with संस्कृत. The Alvar and Nayanar saints too used Tamil in their teachings. So Alvar और नयनार जो थे उन्होंने भी तमिल यूज़ किया अपनी टीचिंग्स में. They translated many Sanskrit works into Tamil. उन्होंने काफ़ी सारे जो संस्कृत वर्क्स थे उनको तमिल में ट्रांसलेट करवाया. Kamban's Ramayana in Tamil occupies a place of pride in Tamil religious literature. So Kamban की जो रामायण है जो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है, इट ऑक्यूपाइज अ प्लेस ऑफ प्राइड, मतलब ये गर्व के एक गर्व की बात है फॉर तमिल रिलीजियस लिटरेचर. Other languages such as Telugu and Kannada also flourished during this period. तेलुगु और कन्नड़ भी काफ़ी फ्लरिश करा इस पीरियड में. Sufficient literature was written in the above mentioned languages. So ये जो लैंग्वेजेस उभर कर आई रीजनल लैंग्वेजेस, इनमें काफ़ी लिटरेचर भी प्रोवाइड किया गया, काफ़ी लिटरेचर सोर्सेज भी हैं उस टाइम पर. नन्नया एंड टिकन्ना ट्रांसलेटेड द महाभारता इनटू तेलुगु. सो नन्नया ने और टिकन्ना ने महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट करा. The Pampa, Ponna and Ranna are called the three jewels of Kannada literature. So these are three poets of Kannada literature and they were called the three jewels. The Lingayatas also used Kannada as it was easily understood by the people. Lingayatas कौन है? It is a religious community from Karnataka. So वो लोग भी कन्नड़ यूज़ करते थे क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए, आम जनता के लिए कन्नड़ समझना बहुत ईजी था. In the later centuries, these regional languages became centered in different parts of South India. Today, Tamil, Telugu and Kannada, they are spoken in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka respectively. So ये जो languages थी, regional languages, ये अलग अलग जगह पर सेंटर हो गई, उन जगहों पर फिक्स कर दी गई. जैसे कि आज के टाइम पे तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में, और तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, एंड कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटका में. तो साउथ इंडिया में इन रीजनल लैंग्वेजेस ने अपनी एक जगह बना ली. नाउ लेट्स कम टू द सल्तनत पीरियड. विद द अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नोबल्स, राइट. सो जैसे जैसे मुस्लिम्स इंडिया में सेटल होने लगे, तो जो लैंग्वेज थी नोबल्स की, रॉयल क्लास की, वो थी पर्शियन. पर्शियन स्टार्टेड बिकमिंग द लैंग्वेज. संस्कृत कंटिन्यूड टू बी द लैंग्वेज ऑफ द हाईली एजुकेटेड अमंग हिंदूज. और हिंदूज में जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, संस्कृत आज भी उनकी प्रेफरेंस थी. भक्ति मूवमेंट लेड टू द राइज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस. भक्ति मूवमेंट की वजह से यहाँ पर भी रीजनल लैंग्वेजेस बहुत प्रमोट हुई. सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट एक्सप्रेस देयर मैसेज इन टू फॉर्म्स ऑफ हिंदी. दो फॉर्म्स ऑफ हिंदी यूज़ किया करते थे, ब्रज एंड अवधी. Hence, these two languages received popularity. Other regional languages that developed were Punjabi, Gujarati, Bangla, Marathi, Odia, Assami, Sindhi, Kannada, Telugu, Malayalam and Tamil. So ये सब regional languages बहुत develop हुई. The Puranas, the Ramayana and the Mahabharata came to be translated into different regional languages. So ये जो हमारे जो पुराण है, epics हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक, ये सब जो है रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किए गए, राइट. द टर्क्स वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन लैंग्वेज. जो टर्क्स थे वो पर्शियन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. दे देयरफॉर एनकरेज द पर्शियन एज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. सो टर्क्स ने जो पर्शियन लैंग्वेज था उसे लैंग्वेज बना दिया था लिटरेचर की, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था लिटरेचर की, एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल. द मोस्ट नोटेबल पर्शियन राइटर वॉज आमिर खुसरो, हु वॉज नोन एज द पैरट ऑफ हिंद, राइट. एंड अदर फेमस स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस हु रोट इन पर्शियन वर ज़ियाउद्दीन बरानी. जो और दूसरे जो स्कॉलर्स थे, हिस्टोरियंस थे जो पर्शियन में लिखते थे, वो हैं ज़ियाउद्दीन बरानी, मिनहाज उस सिराज, इब्न बतूता, अमीर हसन इस्लामी एंड हसन निज़ामी. सो ये सब स्कॉलर्स थे और जो पर्शियन लैंग्वेज यूज़ किया करते थे. इन कोर्स ऑफ टाइम पर्शियन एंड हिंदी फ्यूज टू गिव बर्थ टू अ न्यू लैंग्वेज उर्दू, राइट. सो कुछ टाइम बाद पर्शियन और पर्शियन एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस थी, उनका
फ्यूजन क्रिएट हुआ, दैट इज़ नोन एज उर्दू लैंग्वेज। और उर्दू लैंग्वेज का मतलब होता है, उर्दू मीन्स कैंप। अब ये कैंप वर्ड कैसे आया? The new language was called a camp language because it evolved and developed in the camps of soldiers. तो soldiers के camps जो होते हैं, आर्मी के जो कैंप होते हैं, वहाँ पर ये लैंग्वेज उभर कर आई, इसलिए उर्दू जो वर्ड है वो निकल कर आया है कैंप से, दैट इज लैंग्वेज स्पोकन बाय दी सोल्जर्स इन दी कैंप। There was an urgent need to develop a common language which could be understood and spoken by all. So एक ऐसी लैंग्वेज की नीड थी जो सब लोगों को समझ में आए और सब लोग उसको आसानी से बोल पाएँ। सो उर्दू डेवलप्ड टू फिल इन दिस नीड। सो उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज निकल कर आई जो सब लोग ईजिली समझ पाते थे। Gradually, Urdu became the most commonly spoken language in the towns of North India and the Deccan. और धीरे धीरे उर्दू सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज हो गई नॉर्थ इंडिया में एंड दी डेक्कन रीजन्स में। नाउ लेट्स कम टू दी मुगल पीरियड। द मुगल पीरियड विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। मुगल पीरियड में भी रीजनल लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट देखी गई। पर्शियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पायर। सो मुगल्स की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज थी? पर्शियन। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स वर मेंटेन्ड इन पर्शियन। जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो सब पर्शियन लैंग्वेज में किए जाते थे। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट वर ऑल्सो इन पर्शियन लैंग्वेज ओनली। अकबर हैड द महाभारता एंड द रामायण ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। अकबर ने महाभारत और रामायण जो थी उनको भी पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। Famous books in Arabic and Turkish were also translated into Persian. जो famous books थी that were in Arabic language और Turkish language, उनको भी Persian में translate करवाया गया। Many original works in Persian were also written. और काफ़ी सारे works originally भी Persian language में लिखे गए। Some of the Mughal rulers like Babur and Jahangir were themselves scholars and wrote records of their own experiences. So कुछ मुगल रूलर्स थे जैसे बाबर और जहांगीर, वो खुद भी बहुत लर्नड थे, दे वर स्कॉलर्स, बहुत पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने खुद भी अपने एक्सपीरियंसेस के रिकॉर्ड्स लिखे, रिकॉर्ड लिखा उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल बाबर रोड तुजुकी बाबरी and Jahangir wrote Tuzuki Jahangiri, right? Among the scholars who adorned Akbar's court were Abu Fazl, who wrote Akbar's biography Akbar नामा। सो ऐसे स्कॉलर्स की बात की जाए जो अकबर के कोर्ट में थे, तो उनमें से एक थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबर की बायोग्राफी लिखी थी बाय द नेम ऑफ अकबर नामा। फैजी वॉज देयर हु रोट पोएम्स इन पर्शियन। फैजी थे जो पर्शियन में पोम्स लिखते थे। एंड देयर वॉज अब्दुल रहीम खाने खान हु कंपोज दोहाज इन हिंदी, राइट? वो हिंदी में दोहाज लिखा करते थे। तुलसीदास, द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, वॉज अनदर नोटेड हिंदी स्कॉलर ऑफ दिस टाइम। तुलसीदास जो थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, ही वॉज अनदर हिंदी स्कॉलर ऑफ दिस टाइम। हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे। शाहजहां's eldest son Dara was a great scholar. He was also a great scholar and Dara had many Sanskrit texts translated into Persian. So Dara Shikoh ने काफ़ी सारे जो संस्कृत टेक्स्ट थे उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करा, राइट? नाउ अभी हमने क्या बात की? लैंग्वेजेस की, रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बात की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी painting styles that were prevalent in the medieval period, early medieval period. So in North India, when we talk about the watercolor paintings of the Rajputs were marvelous examples of the art of painting. So उस time पर watercolor paintings जो थी Rajputs की, वो they were an excellent example of the art of painting. The Rajput paintings are sensitive, delicate and serene. जो Rajput paintings थी वो काफ़ी नाजुक थी और काफ़ी काम थी। दे वर सीरीन, दैट मीन्स जो उनके जो थीम्स थे वो काफ़ी काम एंड सीरीन होते थे। दे आर ट्रेडिशनल एंड शो क्लोज एसोसिएशन ऑफ आर्ट एंड रिलीजन। सो जितने भी ज़्यादातर पेंटिंग्स होती थी वो रिलीजन से रिलेटेड होती थी, तो काफ़ी ट्रेडिशनल होती थी। टू ट्रेंड्स ऑफ पेंटिंग्स बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। दो टाइप की पेंटिंग्स के जो स्टाइल्स थे वो मशहूर हुए इस टाइम पे। वन वॉज द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो पहला स्टाइल था राजस्थानी स्टाइल एंड द अदर वॉज पहाड़ी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो पहाड़ी कांगड़ा स्टाइल वॉज अनदर ट्रेंड दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। द थीम्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग वर, क्या इनकी थीम थी राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग की? कृष्ण लीला। वो कृष्ण लीला पे पेंटिंग्स बनाया करते थे। नायिका भेदा, इट वाज एन आर्ट फॉर्म, राइट? परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ दैट टाइम। कोर्ट सीन्स होते थे, जो दरबार के सीन्स होते थे। प्रोसीजन्स,
यानी जो यात्राएं निकली जाती थी, या फिर हंटिंग। सो ये सब थीम्स पर जो हमारी राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग थी, ये वाला स्टाइल, इन थीम्स पर पिक्चर्स बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। एंड डिवोशनल लव ऑन कृष्णा एंड राधा एंड सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत वर द थीम ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग थी, उनकी जो पेंटिंग्स हैं दे आर मेनली फ्रॉम रामायण एंड महाभारत, उनके जो सीन्स होते थे। एंड ऑल्सो दे हैव डिवोशनल लव ऑफ कृष्ण एंड राधा के डिपिक्ट करते हुए उनकी पेंटिंग्स होती थी। ये तो नॉर्थ इंडिया में था। नाउ लेट्स सी टाइप ऑफ पेंटिंग्स इन साउथ इंडिया। पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड इन साउथ इंडिया वर ऑल्सो बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स। तो ये इनकी भी जो थीम्स थी वो रिलीजन से ही बेस्ड थी, रिलीजन पर ही बेस्ड थी। पेंटिंग्स ऑफ दिस टाइम आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स लाइक बृहदेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर। सो इस टाइम की पेंटिंग्स टेम्पल्स की वॉल्स पर पाई गई हैं। जैसे एग्जाम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल जो है थंजावुर में। पेंटेड पिक्चर्स ऑफ महाकाली, शिवा एंड नटराज आर सुपर्ब इन फॉर्म एज वेल एज इन शेप। तो आज के टाइम पे भी जो वो पेंटिंग्स बनाई गई महाकाली की, शिवा की, नटराज की, वो आज भी एकदम उसी फॉर्म में है। ना उनकी शेप खराब हुई है, ना फॉर्म खराब हुई है, वो आज भी बहुत ही एक्सीलेंट फॉर्म में है। द कलर्स एक्सटेंसिवली यूज पर कौन से कलर्स यूज़ किए जाते थे? येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट। सो दीज वर द मेन कलर्स दैट वर यूज्ड इन द पेंटिंग्स इन साउथ इंडिया। Now let's talk about paintings in the Sultanate period. From the Sultanate period onwards, painting depended entirely on royal patronage. ये जैसा जो रूलर्स थे, रूलिंग क्लास थी, जैसा वो चाहते थे उस टाइप से जो पेंटिंग थी वो डेवलप होती थी। The art of painting miniatures developed further during this period. So इस टाइम पे miniature painting उभर कर आई। Artists were employed by king and nobles to decorate and illustrate books. सो आर्टिस्ट को एम्प्लॉय किया जाता था कि जो बुक्स हैं उनको डेकोरेट किया जाए, उन पर कुछ पिक्चर्स बनाई जाएँ, उन पर कुछ पेंटिंग्स की जाएँ। पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स वर मेड बाय दी कोर्ट पेंटर्स। और जो किंग्स थे उनकी भी पोर्ट्रेट्स बनाई जाती थी बाय दी कोर्ट पेंटर्स। जो कोर्ट में पेंटर्स थे वो पिक्चर्स बनाया करते थे, पेंटिंग्स बनाया करते थे किंग्स की पोर्ट्रेट्स, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग स्टाइल्स वर देयर इन द मुगल पीरियड। सो मुगल रूलर्स वर ग्रेट पेट्रन्स ऑफ पेंटिंग। उन्हें पेंटिंग के बहुत बड़े सपोर्टर्स थे। द मुगल्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू थीम्स डिपिक्टिंग कोर्ट सीन्स। उन्होंने कोर्ट सीन्स पे पेंटिंग्स बनवाई, बैटल्स पर, मैरिजेस पर एंड जो सेरेमनीज होती थी। They added vibrant colors and new forms to India which already had a great tradition of painting. तो उनकी जो इंडियन जो ऑलरेडी एक ट्रेडिशन था पेंटिंग का, उसमें उन्होंने काफ़ी न्यू कलर्स और वाइब्रेंट कलर्स, लाइवली कलर्स उन्होंने उसके अंदर ऐड किए। द मुगल एम्परर हुमायूं while in exile at Persia was attracted by the art of miniature painting in that land, right? So जो हुमायूं थे वो उस टाइम इंडिया से बाहर एग्जाइल पर थे, उस टाइम वो पर्शिया में थे, राइट। सो उन्होंने वहाँ की जो पेंटिंग स्टाइल था मिनिएचर पेंटिंग का, वो वहाँ पर उन्होंने उसको बहुत अट्रैक्ट किया। व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया ही ब्रॉट विद हिम टू फेमस पर्शियन पेंटर्स, मीर सैयद अली एंड अब्दुल सामद। सो जब वो वापस आए इंडिया में तो वो जो दो मिनिएचर पेंटिंग्स के जो कलाकार थे अब्दुल सामद एंड मीर सैयद अली को अपने साथ लेकर आए। These two undertook the founding of the first school of Mughal miniature painting. So इन्होंने एक नया स्टाइल इन्वेंट किया, डेवलप किया, which was मुगल मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस थी उनकी। Akbar established the तस्वीर खाना, that is a painting studio where painters from different regions work together. So अकबर ने एक तस्वीर खाना बनवाया जिसमें जो डिफरेंट रीजन से जो पेंटर्स थे वो सब एक साथ आकर काम करते थे। These painters developed a new style of painting by blending Indian and Persian techniques. तो ये जो painters थे इन्होंने एक नया style of painting develop किया, that was a mixture of both Indian and Persian techniques. So usually hunting scenes and scenes from the royal court were painted. So hunting scenes जो थे या फिर जो रॉयल कोर्ट में जो सीन्स थे उनको पेंट किया जाता था। ब्राइट कलर्स सच एज पीकॉक ब्लू एंड रेड वर पॉपुलर। सो उस टाइम पर ये पीकॉक ब्लू कलर और रेड कलर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था पेंटिंग्स के अंदर। बुक इल्यूमिनेशन, दैट इज डेकोरेशन ऑफ द पेजेस ऑफ द बुक, डेवलप्ड एज एन आर्ट। सो जो बुक्स रिटन थी, राइट, उनके पेजेस को डेकोरेट करना उस टाइम पे एक आर्ट फॉर्म के टाइप में उभर कर आया।
बसावन एंड दसवंत वर टू ग्रेट पेंटर्स ऑफ अकबर्स टाइम. सो अकबर के टाइम के जो दो ग्रेट पेंटर्स थे, दे वर बसावन एंड दसवंत. The art of painting received great impetus under the reign of Jahangir. So Jahangir के time पर art of painting, it received great motivation. Impetus means motivation. He was not just a lover of paintings but was passionate about it. उन्हें painting सिर्फ पसंद ही नहीं थी बल्कि वो उनका एक passion थी, एक जुनून था. He was himself a skilled painter. वो खुद भी एक बहुत अच्छे पेंटर थे. He could easily identify the paintings of different artists at a glance. तो जो जहांगीर थे, राइट, ही कुड ईजिली आइडेंटिफाई द पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट एट अ ग्लांस. मतलब डिफरेंट आर्टिस्ट की अगर पेंटिंग्स उनके सामने रख दी जाएं तो वो क्विकली बता सकते थे, देखते ही बता सकते थे कि कौन सी पेंटिंग किस आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई है. ड्यूरिंग हिज रीन पोर्ट्रेट पेंटिंग एंड पेंटिंग ऑफ एनिमल्स बिकेम वेरी पॉपुलर. सो उनके टाइम पे पोर्ट्रेट्स काफ़ी फेमस हुई, पोर्ट्रेट पेंटिंग जो थी, और पेंटिंग ऑफ एनिमल्स भी काफ़ी फेमस हुई, पॉपुलर हुई. He showed interest in the European side of painting as well and introduced some features of European painting into the Indian style. उन्होंने यूरोपियन स्टाइल जो था पेंटिंग का, उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और उसको उसके जो कुछ फीचर्स थे वो हमारा जो इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग था उसके साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराकर एक मिक्स बनाने की कोशिश की. Some famous painters of his reign were Bishan Das, Murad, Mansoor and Behzad. Most of the painters patronized by Jahangir remained at the court of Shahjahan also, right? So जहांगीर के टाइम के जो पेंटर्स थे वो शाहजहाँ, जो उनके बेटे थे जहांगीर के, उनके टाइम पर भी काफ़ी सारे पेंटर्स थे. They continued to make beautiful miniatures और वो उनके कोर्ट में भी, उनके रीन में भी अपनी जो मिनिएचर पेंटिंग्स थे वो बनाते रहे. Scenes depicting everyday life were a popular theme. और उस टाइम पर जो everyday life से related scenes थे वो काफ़ी पॉपुलर थे. Aurangzeb's dislike for paintings led to the migration of painters from the Mughal court to different places such as Rajasthan, Kangra and the Deccan. So औरंगज़ेब जो थे उन्हें पेंटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो जितने भी रॉयल कोर्ट में जो पेंटर्स थे वो सब वहाँ से, मुग़ल कोर्ट से सब लोग इधर उधर चले गए. कुछ राजस्थान चले गए, कुछ कांगड़ा चले गए, कुछ डेक्कन में जाके सेटल हो गए. ग्रेजुअली दीज प्लेसेस इवॉल्व्ड एज ग्रेट सेंटर्स ऑफ पेंटिंग. और धीरे धीरे ये जो प्लेसेस थी जहाँ पर ये पेंटर्स गए मुग़ल कोर्ट से, वो जो जगहें थी वो सेंटर्स ऑफ पेंटिंग के रूप में उभर कर आई. Many of these paintings, especially those in Rajasthan, combine the themes and styles of traditional Indian painting with the Mughal forms and styles. So जितने भी जो उस टाइम पे पेंटिंग्स उभर कर आई, स्पेशली राजस्थान में, सो वो क्या थी, दोनों स्टाइल्स का मिक्सचर था, मुग़ल फॉर्म एंड स्टाइल्स का एंड जो ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग स्टाइल है उनका एक मिक्सचर स्टाइल एक उभर कर आया. So this is a दरबार सीन with the newly crowned emperor औरंगज़ेब. ये औरंगज़ेब का एक क्राउन दरबार का सीन है. Though he did not encourage Mughal painting, some of the best work was done in his reign and for him. Though उन्हें पेंटिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो सबसे बेस्ट वर्क निकल कर आए हैं, some of the best works was done in his reign. उनके शासनकाल में ही बेस्ट पेंटिंग वर्क्स निकल कर आए and for him only, right? Now children, we'll be talking about the music and dance forms that came into existence during early medieval period, right? So music and dance performances in the courts of Rajput and Chola rulers were often held. So Rajput और Chola rulers के courts में music and dance performances हुआ करती थी. The temples of this period have panels which depict scenes of music and dance. तो इस टाइम के जो temples हैं उनमें आपको म्यूज़िक और डांस के सीन्स दिखाई देंगे. The Hindustani and the Carnatic schools of classical music developed during this period. So हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो था और कार्नेटिक म्यूज़िक क्या होता है, जो साउथ इंडिया का स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है साउथ इंडिया का. सो वो जो दोनों टाइप ऑफ म्यूज़िक थे वो काफ़ी डेवलप हुए इस पीरियड में. बिसाइड्स द फोक डांसेस एंड म्यूज़िक वो वेरी पॉपुलर. जो फोक डांसेस थे और जो म्यूज़िक थे इस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे. फोक डांस और फोक म्यूज़िक यानी जो ट्रेडिशनल डांसेस और ट्रेडिशनल म्यूज़िक होते थे. Thus Indian traditions of music and dance were well maintained. Okay. Now let's see music and dance in the Sultanate period.
So the Turks brought with them several new musical instruments including rabab and the sarangi. So Turks जो थे वो अपने साथ कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए बहुत सारे, जिनमें से रबाब और सारंगी भी एक थे. एंड न्यू म्यूज़िकल मोड्स एंड रेगुलेशंस टू इंडिया, और काफ़ी सारे नए म्यूज़िकल मोड्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस म्यूज़िक से रिलेटेड वो टर्क्स जो थे इंडिया में लेकर आए. Amir Khusro, who lived in the court of Alauddin Khalji, was not merely a poet and a scholar, but also an expert musician. So Amir Khusro जो थे, जो अलाउद्दीन खलजी के कोर्ट में थे, he was not only a poet, वो सिर्फ एक पोएट या फिर स्कॉलर नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे. He introduced many Persian Arabic ragas such as Ayman, Ghoda and Sanam in India. उन्होंने बहुत सारे जो पर्शियन अरबिक रागास थे वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, और उन्होंने ही सितार का भी इन्वेंशन किया. ही इन्वेंटेड दी सितार. सो सितार वॉज इन्वेंटेड बाय आमिर खुसरो. ही वॉज अकॉर्डेड द टाइटल नायक और मास्टर ऑफ बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ म्यूज़िक. उन्हें थ्योरी, म्यूज़िक की जो रिटन जो थ्योरी होती है और जो प्रैक्टिस होती है, दोनों का मास्टर का खिताब दिया गया. His name is particularly associated with a style of devotional singing called the कव्वाली. So उनको कव्वाली जो थी उससे सबसे ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है. कव्वाली जो स्टाइल थी which was given a new direction by him. Even today कव्वालीज are sung at दरगाह. आज के टाइम में भी जो कव्वाली हैं वो दरगाह पर गाई जाती हैं. खुसरो is also credited with the invention of several ताल्स. अमीर खुसरो ने काफ़ी सारी ताल्स भी इन्वेंट की थी. During the reign of Firoz Shah Tughlaq, the Rag Darpan was translated into Persian. So Rag Darpan एक बुक थी म्यूज़िक से रिलेटेड, उसको भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक's reign. Musical gatherings became a common feature in the abodes of Sufi and Bhakti saints. So जो ये सूफ़ी और भक्ति सेंट्स थे, उनके जो रहने की जगहें थी, वहाँ पर काफ़ी म्यूज़िकल गैदरिंग्स कॉमन हो गई थी उस टाइम पर. एंड द पैलेसेस ऑफ रूलर्स एंड द नोबल्स, और रूलर्स और जो नोबल्स थे उनके पैलेसेस में भी म्यूज़िकल गैदरिंग्स एक आम बात हो गई थी. डिवोशनल म्यूज़िक बिकेम पॉपुलर, यानी भगवान से रिलेटेड भक्ति के जो गीत थे वो काफ़ी पॉपुलर हुए इस टाइम पे. द रीजनल किंगडम्स ऑफ जौनपुर एंड ग्वालियर वर फेमस फॉर म्यूज़िक. सो ग्वालियर और जौनपुर के जो किंगडम्स थे वो म्यूज़िक के लिए काफ़ी फेमस थे. नाउ लेट्स सी म्यूज़िक एंड डांस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. द मुगल रूलर्स टू एनकरेज्ड म्यूज़िक. मुगल्स ने भी म्यूज़िक को बहुत एनकरेजमेंट दिया, मोटिवेशन किया. अकबर पैट्रोनाइज्ड तानसेन ऑफ ग्वालियर हु क्रिएटेड मैनी न्यू मेलोडीज़ और रागास. तो अकबर ने जो तानसेन थे उनको बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने बहुत सारी नई मेलोडीज़ और रागास इन्वेंट किए. According to Abu Fazl, a singer like him had not been heard in India for the last 1000 years. तो अबुल फजल की अकॉर्डिंग तानसेन जैसा सिंगर कई हज़ारों साल में पैदा नहीं हुआ था. He has been credited with composing many ragas. उन्होंने बहुत सारे रागास कंपोज किए. अकबर honored him with a special seat in फतेहपुर सीकरी from where he gave concerts. तो अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी में एक स्पेशल सीट दी, एक स्पेशल स्थान दिया, जहाँ पर वो म्यूज़िकल गैदरिंग्स किया करते थे, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स किया करते थे. बोथ जहांगीर एंड शाहजहां वर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. जहांगीर और शाहजहां उन दोनों को भी म्यूज़िक का बहुत शौक था. बट औरंगज़ेब ही बैनिश्ड सिंगिंग बट ही अलाउड द यूज़ ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज कोर्ट. तो औरंगज़ेब को पसंद नहीं थी सिंगिंग, तो उन्होंने सिंगिंग को तो बैन कर दिया, बट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ उन्होंने जारी रखा. ही हिमसेल्फ वॉज अ वीणा प्लेयर. वो खुद भी वीणा बजाया करते थे. मैनी ऑफ हिज क्वींस न्यू म्यूज़िक. औरंगज़ेब की जो क्वींस थी वो भी म्यूज़िक जानती थी. ड्यूरिंग हिज रीन सेवरल बुक्स ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक वर रिटन इन पर्शियन. और औरंगज़ेब के टाइम पर काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई पर्शियन में अबाउट द इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. राइट, दिस इज तानसेन सीट इन फतेहपुर सीकरी. नाउ लेट्स रीड अ केस स्टडी अबाउट बंगाल. सो बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं पहले. द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल वॉज शशंका. जो पहले इंडिपेंडेंट किंग थे वो हैं शशंका, मतलब जिनके बारे में हमें पता है, रिकॉर्डेड किंग. रीनिंग अराउंड अर्ली 7th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इनका शासन था. आफ्टर अ पीरियड ऑफ एनार्की द नेटिव बुद्धिस्ट पाला एम्पायर रूल्ड द रीजन फॉर 400 ईयर्स. एनार्की मीन्स कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते. सो एक अनार्की के कुछ टाइम के बाद जो नेटिव बुद्धिस्ट पाला एम्पायर थी, राइट, जो पाला एम्पायर थी, उन्होंने
बंगाल को रूल किया फॉर अबाउट 400 ईयर्स एंड एक्सपैंडेड अक्रॉस द नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनटू अफगानिस्तान. जो नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उससे लेकर अफगानिस्तान तक उनका जो अपना रीजन उन्होंने एक्सपैंड किया, टेरिटरी एक्सपैंड की ड्यूरिंग द रेंज ऑफ धर्मपाल एंड देवपाल. इन दोनों रूलर्स के टाइम पर इनकी टेरिटरीज नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लेके अफगानिस्तान तक फैली हुई थी. द पाला डायनेस्टी वॉज फॉलोड बाय अ शॉर्टर रीन ऑफ हिंदू सेना डायनेस्टी. सो पाला के बाद हिंदू सेना डायनेस्टी ने बंगाल पर रूल किया. Islam was introduced to Bengal in the 12th century by Sufi missionaries. So Islam introduced किया गया बंगाल में by the Sufi missionaries in the 12th century. Subsequent Muslim conquest helped spread Islam through the region. और उसके बाद जो मुस्लिम्स के कॉन्क्वेस्ट हुए, मुस्लिम रूलर्स आए, उसने इस्लाम उसने हेल्प किया इस्लाम स्प्रेड करने में बंगाल में. Bakhtiar Khalji, a Turki general of the slave dynasty of Delhi Sultanate, defeated Lakshman Sen of the Sena dynasty and conquered large parts of Bengal. So Bakhtiar Khalji जो थे, जो एक तुर्की जनरल थे स्लेव डायनेस्टी के, राइट. दिल्ली सल्तनत में देयर वर सेवरल डायनेस्टीज, उसमें से थी स्लेव डायनेस्टी. सो उनके जो जनरल थे बख्तियार खलजी, ही डिफीटेड लक्ष्मण सेन ऑफ द सेना डायनेस्टी. सेना डायनेस्टी के लक्ष्मण सेन को हराकर उन्होंने बंगाल के काफ़ी पार्ट्स को कॉन्क्वर कर लिया. कॉन्सिक्वेंटली द रीजन वॉज रूल्ड बाय डायनेस्टीज ऑफ सुल्तान्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स अंडर द दिल्ली सल्तनत फॉर द नेक्स्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स, राइट. सो इसके बाद जो बंगाल था वो सुल्तान्स की डायनेस्टीज, जो डायनेस्टीज़ थी उनके द्वारा, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते हैं, जो लैंड ओन करते हैं अंडर द फ्यूडल सिस्टम. सो द रीजन वॉज रूल्ड बाय डायनेस्टीज ऑफ सुल्तान एंड फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो भी उसको रूल किया करते थे बंगाल को अंडर द दिल्ली सल्तनत फॉर नेक्स्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स. कुछ सालों आने वाले सालों तक इन्होंने रूल किया. इन द 16th century मुग़ल जनरल इस्लाम खान कॉन्क्वर्ड बंगाल. 16th century में जो मुग़ल जनरल थे इस्लाम खान, उन्होंने बंगाल पर कॉन्क्वर कर लिया. However, administration by governors appointed by the court of the Mughal Empire gave way to semi-independence of the area under the Nawabs of Murshidabad, right. So जो administration जो मुग़ल एम्पायर थी, उन्होंने administration जो थी वो गवर्नर्स के हाथ में ही दे रखी थी, जो कोर्ट ने अपॉइंट किए थे. सो इससे क्या हुआ, इट गेव वे टू सेमी इंडिपेंडेंस. तो आधी इंडिपेंडेंस टाइप, काफ़ी इंडिपेंडेंट थे वो जो बंगाल के जो एरियाज़ थे अंडर द नवाब्स ऑफ मुर्शिदाबाद, हु नॉमिनली रिस्पेक्टेड द सॉवरेंटी ऑफ मुगल्स इन इंडिया. नॉमिनली मीन्स सिर्फ नाम के लिए ही वो मुगल्स की अथॉरिटी को सिर्फ नाम के लिए ही वो मानते थे अथॉरिटी, बाकी वो खुद को काफ़ी इंडिपेंडेंटली ही रूल किया करते थे. दिस इज़ दखिल दरवाज़ा एट गौड़, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर इन बंगाल. Most of the monuments were concentrated in the two capitals, गौड़ and पांडुआ, राइट. जो जितने भी monuments थे ज़्यादातर उनमें से गौड़ और पांडुआ में ही बनाए गए. Brick was used on a large scale in the monuments constructed here. So जो monuments थे वो stone की बजाय ब्रिक से बनाए जाते थे, ईंटों से बनाए जाते थे. स्टोन वॉज यूज ओनली ओकेजनली, स्टोन काफ़ी कम यूज़ होता था. द डेकोरेशन ऑन द बिल्डिंग्स वॉज इन टेराकोटा. जो बिल्डिंग्स थी वो टेराकोटा से डेकोरेट की जाती थी. द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ मिडीवल बंगाल आर अदीना मस्जिद एट पांडुआ एंड दखिल दरवाज़ा एट गौड़. सो ये जो दोनों हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, अदीना मस्जिद एट पांडुआ एंड दखिल दरवाज़ा एट गौड़, दे वर द मोस्ट popular, most famous monuments of medieval Bengal. Now let's talk about the language and literature in Bengal. In Bengal, literature flourished during the Bhakti movement. Bhakti movement के time पर literature बहुत काफ़ी flourish किया, bloom किया. The worship of Krishna became very popular in Bengal and this was reflected in the works of Bengali authors. So Krishna, Lord Krishna को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे थे इस टाइम पर. एंड ये जो चीज़ है, उनकी जो भक्ति थी लोगों की लॉर्ड कृष्णा की तरफ, वो काफ़ी रिफ्लेक्ट हुई है बंगाली ऑथर्स के वर्क्स में. वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स रिप्रेजेंटिंग दिस ट्रेंड इज़ जयदेवास गीत गोविंदा, राइट. जो सबसे फाइनेस्ट वर्क जो इस ट्रेंड को यानी लॉर्ड कृष्णा की भक्ति को दिखाता है वो था जयदेव का गीत गोविंदा. दैट वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज.
The poems written by Chandidas about the divine love between Radha and Krishna became very popular among the common people. So Chandidas ने जो poems लिखी थी about the love between Radha and Krishna, राधा कृष्ण के जो प्यार के related जो उन्होंने poems लिखी थी, they became very popular among the common people. Under the patronage of Muslim rulers of Bengal, several authors translated the Ramayana and Mahabharata into Bengali from Sanskrit, right? So Muslim rulers के support में जो बंगाल के अंदर बहुत सारे authors थे जिन्होंने रामायण और महाभारत को भी बंगाली में translate किया. For example, Krittivas Ojha translated Ramayana and Shrikara Nandi translated parts of Mahabharata into बंगाली, राइट. सो कृत्तिवास ओझा जो थे उन्होंने रामायण को ट्रांसलेट किया बंगाली में एंड श्री करानंदी ही ट्रांसलेटेड पार्ट्स ऑफ महाभारत इनटू बंगाली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पेंटिंग स्टाइल इन बंगाल. द पालास पेट्रोनाइज्ड पेंटिंग, स्पेशली द पेंटिंग ऑफ मिनिएचर्स, राइट. सो पालास जो थे वो मिनिएचर पेंटिंग को सपोर्ट करते थे, मेनली ऑन पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट. जो पाम लीव्स पर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिकॉर्ड्स लिखे गए थे फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे, राइट, उनको उन पर पेंटिंग्स करवाया करते थे, उन पर मिनिएचर पेंटिंग्स करवाया करते थे पालास. दीज पेंटिंग्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल्स यूज्ड इन म्यूरल्स ऑफ अजंता एंड अलोरा. सो ये जो पेंटिंग्स थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी? म्यूरल्स मीन्स बिग पेंटिंग्स, बिग जो पेंटिंग्स थी, बड़ी पेंटिंग्स जो अजंता एंड अलोरा की केव्स में पाई गई हैं उनसे इन्फ्लुएंस थी. This remained the predominant style of painting in Bengal till the 18th century. So ये जो style था ये 18th century तक यही dominant रहा. Now music, one of the best known and much appreciated types of folk music in Bengal dating back to the 15th century is ball singing. So एक जो सबसे बेस्ट नोन और जो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाने वाला जो म्यूज़िक था वो था टाइप ऑफ फोक म्यूज़िक, एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फॉर्म थी डेटिंग बैक टू 15th century, दैट वाज बॉल सिंगिंग. द बॉल्स वर वॉन्डरिंग मिस्टिक्स. बॉल्स कौन होते थे? वॉन्डरिंग मिस्टिक्स, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करा करते थे इन परस्यूट ऑफ भगवान की तलाश में, जो भगवान से कनेक्टेड कैसे किया जाता है लोगों को ये बताया करते थे. दे सिंग सॉन्ग्स टू स्प्रेड द मैसेज दैट वन शुड सी गॉड विद इन वन सेल्फ एंड नॉट आउटसाइड. सो ये जो बॉल्स थे ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया करते थे कि भगवान को अगर ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढे, राइट. सी गॉड विद इन वन सेल्फ एंड नॉट आउटसाइड. भगवान जो है वो हमारे अंदर हैं, बाहर नहीं. While Muslim balls adopted the Sufi style of singing, Hindu balls adopted the Vaishnava style. So जो मुस्लिम balls थे उन्होंने सूफी स्टाइल को अपनाया जो सिंगिंग के थी, और जो हिंदू balls थे उन्होंने वैष्णवा स्टाइल को अपनाया. द भक्ति सेंट चैतन्य पॉपुलराइज्ड श्री कृष्ण कीर्तन, राइट. भक्ति सेंट जो चैतन्य थे उन्होंने श्री कृष्ण के कीर्तन को फेमस किया, पॉपुलराइज किया. श्री कृष्ण कीर्तन इज कीर्तन इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण इन बंगाल. बंगाल में कृष्ण जी का जो कीर्तन था वो काफ़ी फेमस करा, पॉपुलराइज किया भक्ति सेंट चैतन्य ने. द सिंगिंग ऑफ पोम्स अबाउट द डिवाइन लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इन कीर्तन फॉर्म also became very popular. So poems about the divine love that existed between Radha and Krishna वो भी कीर्तन फॉर्म में बहुत पॉपुलर हुआ in Bengal, right? So this was a case study of Bengal. So this is glossary, children. Kindly go through it. Now children, let's take a quick review of the chapter. Literature and languages of Persian and Hindi developed during the Mughal period. So Mughal period में literature और languages of Persian and Hindi developed. Persian and Hindi fused, दोनों mixture, उनका एक mixture उभर कर आया, that was known as Urdu language. The Mughals were great patrons of painting and literature. The three important regional styles of painting were Deccani style, Rajasthani style and Kangra style, and Bengal has had a very rich cultural heritage, right? Now let's begin with our exercises, children. A part, darken the circle of correct option in the OMR sheet. Options जो होंगे correct उनको आप OMR sheet में भी fill करेंगे. Number 1, the official language of the Mughal court was. So Mughal court ने कौन सी language को official किया था? Persian language. Number 2, Dash translated the Bhagavad Gita and Upanishads into Persian. So who translated them? They were translated by Dara Shikoh.
Number 3, who among these is a famous poet of the Mughal period? So Mughal period के famous poet हैं सूरदास, right? Number 4, the Kangra style of painting developed in the foothills of Himachal Pradesh. Which of the following is a classical dance? Kathak, Odissi, Manipur, all three are the classical dance forms. So all of these, right? Now children, let's come to fill in the blanks. Number 1, medieval period saw the emergence of a number of regional languages. काफ़ी सारी regional languages उभर कर आई in the medieval period. Number 2, all the Mughal emperors except dash patronized music. So who did not did not promote music? It was Aurangzeb. Number 3, dash translated the Ramayana in Tamil. So किसने रामायण को तमिल में translate किया था? Kamban. And number 4, Prithviraj Raso was the great literary work of Chandra. Right? Now let's come to true and false. Number 1, Nannaya and Tikkana translated the Mahabharata into Tamil. Is it true? No, they translated it into Telugu. So this is false. Number 2, Sanskrit was the official language under the Mughals. It was Persian, not Sanskrit. So again this is false. Number 3, the Turks introduced Rabab and Sarangi in India. Yes, they did. True. Number 4, sitar was invented by Abul Fazl. No, it was invented by Amir Khusro. False. And number 5, the murals of Ajanta and Ellora influenced the miniature paintings in the medieval Bengal. Yes, they did. It is true. Clear, everyone? Now these are detailed questions. Kindly attempt them yourselves, children. Now we come to an end of the last chapter of history. I hope you had fun learning with your teacher. I hope to see you in the next class. Till then, you all stay blessed and stay tuned. Bye kids, have a good day.